जिस छांव के नीचे हम तुम हैं कभी वहां कुछ भी ना था। जिस छांव के नीचे हम तुम हैं कभी वहां कुछ भी ना था। एक बीज जो वृक्ष बन बैठा है जाने कितनों का गिरा पसीना था। वो चले जहां तक चल पाए, वो चले जहां तक चल पाए, अब चिन्ह हमारे छपने हैं। वो चले जहां तक चल पाए, अब चिन्ह हमारे छपने हैं। टिके हुए तेरे कंधों पर, टिके हुए मेरे कंधों पर, आने वाले सपने हैं। कहीं बीच रुक मत जाना, कहीं बीच रुक मत जाना, इस पथ पर सारे अपने हैं, इस पथ पर सारे अपने हैं। इन्हीं लाइनों के साथ अचलज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो 2 मिनट स्किप वाला बटन छोड़कर सुन लीजिए। पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़ें। अगर आपको कंटेंट अच्छा ना लगे आप स्किप करके निकल जाइएगा। पहले सुन लीजिए आप 2 मिनट, स्किप से बटन हटाइएगा, पहले पूरी मैटर को सुन लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले थोड़ी देर हम लोग इस पर बात करेंगे। जिस छांव के नीचे हम तुम हैं, हमारे माता पिता का जो छांव है, जो कुछ है कभी वहां कुछ नहीं था। एक बीज जो वृक्ष बन बैठा है जाने कितनों का गिरा पसीना था। आपको यहाँ तक पहुँचाने में, आपको इस कोचिंगों संस्थाओं तक लाने में जाने कितने लोगों ने अपने पसीने गिरा दिए हैं। कितने लोगों के पसीने की कीमत, आप जो पंखे और एसी में बैठ कर पढ़ाई करते हैं उनमें पता नहीं कितने लोगों के पसीने गिरे हैं। इस दर्द को आप समझें, बहुत भयंकर दर्द है ये। इस दर्द को आप समझें। हमें आपको लगता है कि हम आप क्या कर रहे हैं, अपने लक्ष्य के लिए इकलौते जिम्मेदार हैं और हम ही अपने लक्ष्य के लिए कर्तव्यशील हैं। बिल्कुल ये मिथ्या तोड़ दीजिएगा। आपके लक्ष्य में आपका 10% योगदान है, बाकी सब उनका योगदान है जो आपको यहाँ तक लाए हैं, जो आप तक वहाँ तक पहुँचाए हैं, जो आपको आपके कोचिंग संस्थाओं में पहुँचाए हैं, जिन्होंने आपको मोबाइल दिया है, जिससे आप हमें देख रहे हैं, उनका योगदान जरा सोचिए। कहा था वो चले जहाँ तक चल पाए, वो चले, माता पिता जितनी औकात थी वहां तक चले। अब चिन्ह हमारे तुम्हारे छपने हैं, अब हमारा तुम्हारा चिन्ह छपेगा समाज में, सोसाइटी में। वो पिता तुम्हारे नाम से जाना जाए, इससे बढ़कर गर्व की बात और कोई नहीं है। जब पिता गुजरे तो लोग कहें वो फलाने के पिताजी जा रहे हैं। ये है वो चले जहां तक चल पाए, अब चिन्ह हमारे तुम्हारे छपने हैं। अगर इस भाव को समझ गए हो तो अब टॉपिक पर आते हैं। चलिए, हम लोग अगली टॉपिक पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में, क्या, उत्तर का विशाल मैदान। और उत्तर के विशाल मैदान में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, उत्तर के विशाल मैदान का उच्चावच के आधार पर विभाजन, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। जो साथी नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, यूट्यूब चैनल पर जाइए, हमारे यहाँ लिंक पर क्लिक कीजिए, नीचे जाइए, वहाँ प्ले लिस्ट बना हुआ है, सारे क्लास शेड्यूल से लगे हुए हैं। आप एक एक क्लास देखते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि ज्ञान का स्थानांतरण बहुत ज़रूरी है। एक क्लास दूसरे क्लास से जुड़ा हुआ है। अगर आप पहली बार आए हैं और अगर कोई कंटेंट आपको समझ में नहीं आया है, आप समझ जाइएगा कि इससे पीछे वाला क्लास आपने नहीं देखा है। तो प्रीवियस क्लास देख कर आए और उसके बाद देखिए, आपको जरूर अच्छा लगेगा। अगर इसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आता है, कमेंट बॉक्स ओपन है, सभी प्रकार के कमेंट खुले हुए हैं, भर भर के कमेंट कीजिए। आप कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो, आप उसमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, उत्तर के विशाल मैदान का भौतिक विभाजन। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, भांवर, तराई, बांगर और खादर क्षेत्र, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक बार मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि हमने क्या पढ़ लिया है। चलिए देखिए, एक बार मैं आपको दिखाऊँ अगर, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, एक बार देखिएगा, यहाँ देखिएगा, शायद ये नहीं है, ये भी नहीं है, और छाया क्षेत्र है। चलिए कोई बात नहीं, इमेज प्रीवियस ईयर वाला मिल नहीं रहा है अभी फ़िलहाल, अभी के लिए। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद एक बार इसमें चेक कर लेते हैं, नहीं दिख रहा है, ये मिल गया। ये देखिए, इस इमेज को देखिए, प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। देखिए कैसे बना है, कैसे बना है, ये हम लोग प्रीवियस क्लास था जिसकी हम लोग चर्चा
कर चुके हैं कि उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, उसका इंट्रोडक्शन क्या था, ये सारे बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास पर आते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, अपने टॉपिक पर आते हैं और जानते हैं क्या आज की बात में हम लोग पढ़ना है। आज की जो क्लास होगी उत्तर के विशाल, उत्तर के विशाल, उत्तर के विशाल मैदान का भौतिक, उत्तर के विशाल मैदान का भौतिक विभाजन। आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे पूरी क्लास में, और इससे पहले वाला जो मैटर था वो पढ़ा चुका हूँ। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, आप एक बार जाके क्लास को देखिएगा जरूर। चलो देखो, आज की क्लास में इसी बात पे चर्चा होगी। आइए देख लेते हैं उत्तर के विशाल मैदान का भौतिक विभाजन कैसे है, क्योंकि उच्चावच के आधार पर पढ़ चुके हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। उच्चावच के आधार पर भावर, तराई, खादर, बांगर, डेल्टा, इसकी चर्चा हम लोग आराम से कर चुके हैं उत्तर के विशाल मैदान में। आज की जो क्लास है वो उत्तर के विशाल मैदान का भौतिक विभाजन है। ध्यान समझिएगा, सॉरी ये भौतिक विभाजन नहीं है, प्रादेशिक विभाजन है। उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन है, प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन, यह है प्रादेशिक विभाजन। आज की क्लास में इस बात की चर्चा होगी, उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। तो अगर आपको इससे प्रीवियस वाला क्लास याद हो तो उत्तर के विशाल मैदान के प्रादेशिक विभाजन की चर्चा हम लोग कर चुके थे। कैसे? एक तो पढ़ना है हम लोग को क्या, पंजाब का मैदान, सॉरी एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या, राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। इसके भौतिक विभाजन में अभी मैं आपको इसको इमेज में क्लियर करूंगा। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, पंजाब और हरियाणा का मैदान, पंजाब और हरियाणा का मैदान। आप इसी को कह सकते हैं क्या, सिंधु का मैदान, सिंधु का मैदान, चाहे आप कह सकते हैं इसे सिंधु का मैदान। दोनों में बहुत बेसिक अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, अभी इमेज में हम लोग समझेंगे। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे हम लोग, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान प्रादेशिक विभाजन में। और गंगा के मैदान को क्या पढ़ना है, गंगा के मैदान को 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे हम लोग। एक पढ़ेंगे हम लोग क्या, ऊपरी गंगा का मैदान, एक पढ़ना है क्या, ऊपरी गंगा का मैदान, और फिर मिलेगा आपको मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान। ये 3 टॉपिक गंगा के मैदान में। इसके बाद अगली बात जो पढ़ेंगे हम लोग वो क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र का मैदान। और इसी ब्रह्मपुत्र के मैदान में हम लोग चर्चा करेंगे किसका, असोम के मैदान का, असोम के मैदान का। अगर आपको इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक याद हो तो मैंने आपको बताया था कि उत्तर का विशाल मैदान किन किन राज्यों तक फैला है। आपके साथ सवाल है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्लास देखा है, इसके पीछे वाला क्लास अगर आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया है तो आप बताइएगा कि उत्तर के विशाल मैदान किन किन राज्यों में विस्तृत है। इस पर चर्चा कर चुका हूं मैं, तो आप देखकर बताइएगा किन किन मैदानों में विस्तृत है। चलिए, तो उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन कैसे है। एक तो हम लोग को पढ़ना है पंजाब का मैदान, एक पढ़ना है राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा के मैदान को कैसे पढ़ना है क्या, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा का मैदान। आइए आपको एक इमेज दिखाता हूँ उत्तर के विशाल मैदान का, जो पहले भी आप देख चुके थे, एक बार फिर से दिखाते हैं। चलिए देखिएगा,
यहां पर उत्तर के विशाल मैदान, ठीक है। एक बार ये इमेज देखते हैं, इस इमेज को एक बार देखते हैं। यहां देखिए, इसको देखिए, आप येलो वाले पार्ट को केवल देखिएगा। चलो देखो, उत्तर के विशाल मैदान को आप देखिए, यहां से शुरू हो रहा है, इस वाले एरिया से पूरा आप देखो यहां तक जा रहा है, ये पूरा एरिया, ये दिख रहा है आपको, ये हम लोग को पढ़ना है पूरा। ये देखिए आप, ये इतनी बातें हैं, उत्तर का विशाल मैदान है। अब अगर आप ठीक से देखेंगे तो यहां दिखाई दे रहा है आपको एक पर्वत जिसका नाम है अरावली, और इसके पीछे का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये है थार मरुस्थल। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या है? थार मरुस्थल का है। तो यहां से यहां तक उत्तर के विशाल मैदान का अध्ययन करना है। तो एक तो आपको पंजाब राजस्थान मिल गया, इसके बाद पंजाब हरियाणा मिल जाएगा, इधर आएंगे उत्तर प्रदेश मिल जाएगा, इधर आएंगे बिहार मिल जाएगा, इधर आएंगे पश्चिम बंगाल, और इधर आएंगे क्या मिल जाएगा? असम मिल जाएगा। क्या मिलेगा? असम मिलेगा। समझ में आया? स्पष्ट हुआ? ओके, मुझे समझ में आ गया। कुछ भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट बॉक्स बताइएगा। तो ये बात तो समझ में आ गई। तो यही आपने यहाँ लिखा है, यही आपने यहाँ लिखा है, राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान, या फिर सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, और ब्रह्मपुत्र का मैदान। और क्या? ब्रह्मपुत्र का मैदान। सबसे पहले पढ़ लेते हैं, जैसे इस ऑर्डर में हमने लिखा है उसी ऑर्डर में हम इसको पढ़ेंगे भी। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? राजस्थान का मैदान। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का मैदान। आइए चर्चा करते हैं राजस्थान के मैदान पर। क्या चर्चा करेंगे हम लोग? राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं और इस इमेज को आप देखें। उसके बाद एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग और उसी में समझेंगे राजस्थान के मैदान के बारे में। एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग और इसी डायग्राम में राजस्थान के मैदान को समझेंगे। चलो देखो, थोड़ा इसको ऊपर करता हूं और इसको थोड़ा छोटा करता हूं। चलो देखो, राजस्थान के मैदान, अगर मैं आपको राजस्थान बना के दिखाऊं तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। राजस्थान के मैदान को ज़रा ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा आप, इस बात को देखिए। ये इधर वाले एरिया में अगर हम लोग इसको ऐसे थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाए तो ये ऐसे हो जाएगा। ये इधर आपको गुजरात मिल जाएगा और इस वाले एरिया में ये मान लेते हैं राजस्थान है। अब राजस्थान में बेटा आप देखेंगे यहाँ पर एक पर्वत विस्तृत मिलेगा और इस पर्वत का नाम क्या है? अरावली। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। अरावली है ये पर्वत। क्या है? अरावली। पर्वत का नाम क्या है? अरावली पर्वत है। समझ में है? पर्वत क्या है? ये अरावली है। इसी अरावली के पश्चिम में, इसी अरावली के पश्चिम में ये पूरा एरिया, यही क्या पड़ेगा आपको? यही अरावली के पश्चिम में जो ये पार्ट पड़ेगा आपको, यही क्या पड़ेगा? यही वाला एरिया, यही क्या पड़ेगा? राजस्थान का मैदान। क्या पड़ेगा? ये राजस्थान का मैदान। तो सबसे पहले आपको लोकेशन समझ लेना है। क्या अगर आपसे पूछे राजस्थान का मैदान किधर है तो आप क्या बताओगे? जरा देख के बताएं आप। कमेंट बॉक्स में ओपन है, कमेंट कर दें। समझ गए होंगे आप? ध्यान से सुनिए। कैसे विस्तृत है? तो आप कहोगे सर राजस्थान का मैदान कैसे विस्तृत है? तो आप कहोगे सर अरावली के पश्चिम और कहाँ तक? पाकिस्तान के सीमा तक। पाकिस्तान के सीमा तक किसका विस्तार है? अरावली के पश्चिम में और
पाकिस्तान की सीमा तक विस्तृत है। कौन सा मैदान? राजस्थान का मैदान। ठीक है, अगर बच्चा चर्चा करे राजस्थान के मैदान की, ध्यान से सुनिएगा। चलो एक इमेज आपको और बना के दिखाते हैं। यहाँ एक छोटा भारत बनाते हैं। भारत तो अपना बड़ा ही है और ये है, चलो मान लेते हैं ये अपना प्यारा भारत है। बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, भारत में ये वाला पर्वत अभी आपने क्या खींचा है? ये वाला पर्वत आपने क्या खींचा है? सर कहोगे ये पर्वत क्या खींचा? अरावली। ठीक है, आपने अरावली खींचा है। इसके पीछे बताएं आपने कौन सा मरुस्थल खींचा है? बताओ कौन सा मरुस्थल है? थार। कौन सा मरुस्थल है ये? थार। समझ गए? अब जरा ध्यान से सुनिए, इन्हीं मैदानों में जरा देखिएगा, ये अरावली है। बेटा जब ये भूमध्य रेखा है, जब भूमध्य रेखा से मानसूनी हवाएं आती हैं तो कुछ ऐसे जाती हैं, ऐसे ऐसे जाती हैं। अरावली इन मानसूनी हवाओं को क्या काम कर देता है? पूरब की ओर ढकेल देता है। तो जो ये पश्चिमी एरिया है राजस्थान का, ये पश्चिमी एरिया राजस्थान का कैसे बन जाता है? तो आप कहोगे सर ये जो पश्चिमी एरिया है ये बन जाता है बेटा क्या? वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या बन जाता है ये? वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है ये? वृष्टि छाया क्षेत्र, रेनफॉल साइडो जोन बन जाता है। क्योंकि पर्वत इधर से आती है मानसूनी हवाएं, तो मानसूनी हवाएं अरावली क्या काम कर देता? पूरब की ओर से ढकेल देता है। तो मानसूनी हवाओं को पश्चिम की ओर जाने से रोक लेता है, तो अरावली में बारिश नहीं हो पाती है। अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में बारिश नहीं हो पाती है। बेटा यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसीलिए ये क्षेत्र क्या बन चुका है? मरुभूमि बन चुका है। मरुभूमि क्या बन चुका है? ये मरुभूमि बन चुका है, यानी ये क्या बन चुका है? मरुस्थल बन चुका है। तो आप कहोगे सर ये क्या हो चुका है? मरुस्थल में तब्दील हो चुका है। और इसी मरुस्थल को आप नाम क्या देते हैं? थार मरुस्थल। इसी को आप नाम क्या देते हैं? थार मरुस्थल। यही क्या है? थार मरुस्थल है। तो थार मरुस्थल कैसा है? वृष्टि छाया क्षेत्र में है। अब वृष्टि छाया क्षेत्र बनाता कौन है? आप क्या बताओगे इसको? अरावली वृष्टि छाया क्षेत्र बना देता है। यही थार मरुस्थल है। अगर बेटा मरुस्थल है तो ये है कैसा? तो आप कहोगे सर ये रेत। क्या है ये? रेत। रेत बालुका। क्या? बालुका। बालुका। और बालू के बेटा ना ऐसे यहाँ पर टीले जम जाते हैं, ऐसे टीले जम जाते हैं बालू के यहाँ पर। ऐसे जब बालू के टीले जम जाते हैं तो इसी को बेटा क्या कहते हैं? बालुका स्पूत कहते हैं। तो यहीं पर बेटा आपको मिलेगा क्या? बालुका स्तूप। स्तूप। और यहीं पर बालू के बहुत बड़े गड्ढे पाए जाते हैं, उसी को बेटा क्या कहते हैं? बरखाना। क्या कहते हैं उसे? बरखाना कहते हैं। क्या कहा जाता है उससे? बरखाना। तो आपसे पूछेगा कि ये जो राजस्थान का मरुस्थल है ये कैसे निक्षेपित है, किसका निक्षेपित है? तो आप बताएंगे रेत, बलुका और बरखाना का क्या है? ये निक्षेपण है। रेत, बलुका और बरखाना का क्या है? निक्षेपण है। कौन? राजस्थान का मैदान। 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ध्यान देना बच्चा, दुनिया का इकलौता मरुस्थल, दुनिया के सभी मरुस्थलों में जहां सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, सर्वाधिक जनसंख्या जिस मरुस्थल में निवास करती है बेटा उसका नाम क्या है? थार मरुस्थल है। उसका नाम क्या है? थार मरुस्थल। यानी थार मरुस्थल दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करने वाली क्या है? मरुस्थल है। बेटा ध्यान दीजिएगा, इसी थार मरुस्थल में ही एक स्थान स्थित है जिसका नाम क्या है? बीकानेर। क्या नाम है बच्चा? बीकानेर है। और यही बीकानेर में भारत में सबसे अधिक तापांतर दर्ज किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, तापांतर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबसे अधिक तापमान दर्ज किया, तापांतर दर्ज किया जाता है।
तापांतर क्या बेटा, यानी दिन का तापमान अत्यधिक गर्म और रात का तापमान अत्यधिक क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। भारत में थार मरुस्थलों में सबसे अधिक तापांतर दर्ज किया जाता है। रातें बच्चा क्या होती हैं, अत्यधिक ठंडी हो जाती हैं और दिन अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसीलिए थार मरुस्थल में जो रहते हैं वो गर्मी और ठंडी दोनों से परेशान रहते हैं। रात में उनको अत्यधिक ठंड लगेगी 3 से 4 बजे के बीच, क्योंकि बेटा मरुस्थल वायुमंडल का अभाव होता है और जहाँ वायुमंडल का अभाव होता है वहाँ हवाएं जितना तेजी से आती हैं, सूर्य की किरणें जितना तेजी से आती हैं उतना तेजी से चली जाती हैं, और सूर्य की किरणें जितना तेजी से आएंगी उतना तेजी से चली जाएंगी। सूर्य की किरणों को आना कहा जाता है सौर विकिरण और सूर्य की किरणों को जाना कहा जाता है सौर पराथीकरण। तो यहाँ सौर विकिरण और सौर पराथीकरण दोनों अधिक होता है, इसीलिए यहाँ तापांतर क्या पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है। ध्यान से समझिएगा बेटा, इसी मरुस्थल में, इसी थार मरुस्थलों में पाई जाती हैं, यहीं से बच्चे निकलती हैं नदियाँ। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये नदियाँ निकलती हैं बेटा तो क्या करेंगी, ये वाला एरिया क्या है, ये है कच्छ का रण, ये क्या है, कच्छ का रण। और नदियाँ बेटा जब मरुस्थल में प्रवाहित होंगी तो इनका जल ऊपर नहीं दिखाई देगा, ये ज़मीन के नीचे बहेंगी, रेत के नीचे बहेंगी। तो ऐसी नदियों को कहा जाता है अंतःस्थलीय नदियाँ। तो इन्हीं मरुस्थलों में, इन्हीं राजस्थान के मरुस्थलों में अंतःस्थलीय नदियाँ बहती हैं। जैसे लूनी यहाँ की सबसे प्रमुख क्या है, नदी है। लूनी यहाँ की क्या है बेटा, सबसे प्रमुख नदी है। लूनी सबसे प्रमुख नदी है और लूनी ही भारत की बेटा सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नदी है। लूनी ही भारत की सबसे बड़ी क्या है, अंतःस्थलीय नदी है, अंडरग्राउंड रिवर है या भूमबंधी नदी है, जो राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ियों के निकट से निकलती है, अरावली पर्वत में, और कच्छ के रण में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। बेटा यहीं पर भारत के खारे पानी के बहुत बड़े बड़े झील पाए जाते हैं। भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील सांभर, यहीं पर बेटा अंतःस्थलीय झील पाए जाते हैं, सांभर झील पाए जाते हैं। किन मरुस्थलों में, थार के मरुस्थलों में या राजस्थान के मैदानों में, या किसके, राजस्थान के मैदानों में। इतनी ही बात आपको राजस्थान के मैदानों के बारे में याद रखना। आइए, अगर अब आप समझ गए हो तो राजस्थान के मैदान के बारे में हम लोग एक एक पॉइंट लिख लेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। चलिए, राजस्थान का मैदान, सबसे पहली पॉइंट यही रहेगी, हेडिंग राजस्थान का मैदान। अब हम लोग इसमें एक एक पॉइंट लिखना चालू करते हैं। तो राजस्थान के मैदान में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, क्या, इसका विस्तार अरावली पर्वत के पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा तक है। अब आपसे अगला सवाल है कि बेटा आप ये बताएं कि ये कैसे निर्मित है। तो आप क्या बताएंगे, तो आप क्या बोलेंगे, अभी आपको बताया ये कैसे निर्मित है। यह रेत, बलुका, इस्पूत तथा बरखाना के निक्षेपण से बना है। ये बात आपको इम्पोर्टेंट करके याद रखना है। ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएगा। कहेगा बरखाना का स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है, बल का स्तूप कहाँ पाया जाता है। तो आप इन दोनों में जवाब देंगे राजस्थान के मैदान किसमें, थार मरुस्थल में। आइए आगे समझते हैं। चलो इन दोनों को थोड़ा ऊपर करते, देखते, आओ। इसके बाद आपको क्या समझना है इसमें, इसके बाद आपको एक बात और समझनी है। क्या आपको बताना है, बात समझनी है ठीक से।
आरावली पर्वत इसे क्या कर देता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में तब्दील कर देता है। आरावली पर्वत इसे वृष्टि छाया क्षेत्र में बदल देता है। अगर ये वृष्टि छाया क्षेत्र में बदल देगा रेनफॉल साइडो जोन में, तो वर्षा से क्या हो जाएगा, वंचित हो जाएगा। तो जिसके कारण जिसका कारण सॉरी जिसका कारण नहीं होगा, जिसके कारण होगा, जिसके कारण यह वर्षा से वंचित रह जाता है। अगर ये वर्षा से वंचित रह जाता है तो ये क्या हो चुका है, यह मरुस्थल के रूप में विस्तृत है। भाई बारिश नहीं होगी, मरुस्थल बन जाएगा, मरुस्थल के रूप में विस्तृत है, जिसे थार मरुस्थल कहा जाता है। भाई अगर मरुस्थल है तो सिंपल सी बात है, अगर मरुस्थल है तो होगा क्या, अगर ये मरुस्थल है तो फिर कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। यह कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा बेटा, जनसंख्या भार जान ही रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी मरुस्थल अभी आपने समझा था जहां जनसंख्या निवास करती है वो क्या है, थार मरुस्थल। तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जहां जनसंख्या निवास करती है, तो आगे आप क्या लिखेंगे, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो, अगर आपने इसको लिख लिया हो, तो अगली पॉइंट आप क्या लिखेंगे इसमें, अगला पॉइंट आप क्या लिखेंगे इसमें, क्या कि यह या लिख लें आप, दुनिया में सभी मरुस्थलों में सबसे अधिक जनसंख्या थार मरुस्थल में निवास करती है। बेटा हमारे यहाँ थार मरुस्थलों में बारिश भले ना हो वृष्टि छाया क्षेत्र में, लेकिन जनसंख्या बहुत निवास करती है। ध्यान दीजिएगा, थार मरुस्थलों में कृषि कार्य किसके कारण संभव हो पाया है, या राजस्थान मरुस्थलों में कृषि कार्य संभव कैसे हो पाया है। तो बेटा कभी ध्यान से समझिएगा, आप बात समझ लीजिएगा आप, थार मरुस्थल में इंदिरा गांधी नहर के कारण कृषि कार्य संभव हुआ है। इंदिरा गांधी नहर आपको पढ़ाएंगे नदियां पढ़ाते वक्त, ब्यास और सतलज के संगम से पंजाब के हरके बैराज में भारत की सबसे बड़ी नहर निकाली गई है, जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर है। आगे बच्चा,
भारत में सबसे अधिक तापांतर इसी मरुस्थल के बीका नहीं, बाकी लिख दिया था, बीकानेर में पाया जाता है। सबसे अधिक तापांतर समझ पा रहे हो? सबसे अधिक जहां तापमान है, तापांतर जहां दिन का तापमान अत्यधिक गर्म और रात का तापमान अत्यधिक ठंडा, ये यहीं पर पाया जाता है, बीकानेर में। बच्चे, यहां पर भारत में सबसे कम वर्षा होती है। यहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। अगर यहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होगी बेटा, तो यहाँ जो कृषि होगा, कृषि कैसा होगा यहाँ पर, तो आप बताओगे सर कृषि कैसा होगा, तो आप कहोगे ड्राई लैंड फार्मिंग होगा। ड्राई लैंड फार्मिंग यानी क्या? सूक्ष्म भूमि कृषि यहाँ होता, सिर्फ सूक्ष्म भूमि कृषि होगा। ठीक है, तो ये है राजस्थान का मैदान। लगभग चीज़ें राजस्थान के मैदान के बारे में आप लोगों ने जान लिया। ठीक है, इसी मैदानों में बेटा क्या काम करेंगी, अभी आपको बताया था। कौन सी नदियाँ? कुछ नदियाँ। कौन सी नदियाँ? लूनड़ी, सूखड़ी, फूफड़ी, खाकड़ी, ठेठरी। थार मरुस्थल में बहने वाली नदियाँ कैसे बहती हैं? तो आप कहोगे सर कैसे बहती हैं? जो नदी रेत में बहेगी वो कैसे बहेगी? जमीन के नीचे बहेगी। आप कभी बालू में पानी डाल दीजिए और फिर बालू को ऐसे हाथ से उठाइए तो आपके हाथ के नीचे पानी इसे चूने लगेगा। तो जब हाथ के नीचे पानी आपसे चूने लगेगा तो पानी कहाँ से आ गया? इसका मतलब बालू में पानी था, उस रेत में पानी था। ऐसे ही स्ट्रक्चर को कहा जाता है अंतःस्थलीय। तो यहाँ नदियाँ कैसे प्रवाहित होती हैं? तो आप कहोगे सर थार मरुस्थल में नदियाँ कौन से प्रवाहित होती हैं? थार मरुस्थल में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी लूनी। कौन सी नदी? लूनी। इसके अलावा बच्चे, लूनी के अलावा जवाई, सूखड़ी, लूनी, जवाई, सूखड़ी, यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। क्या? लूनी, जवाई, सूखड़ी हैं। ये नदियाँ कैसी हैं? तो आप बताओगे ये नदियाँ अंतः स्थलीय हैं। कैसी हैं? ये नदियाँ अंतः स्थलीय हैं, यानी अंडरग्राउंड हैं, अंतः स्थलीय हैं। अगर ये अंतः स्थलीय हैं तो आप बताएंगे ये नदियाँ क्या करेंगी? कच्छ के रण में क्या हो जाती हैं? विलीन। ये नदियाँ कच्छ के रण में विलीन, ये नदियाँ कच्छ के रण में विलीन हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? विलीन हो जाती हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय नदी लूनी है, जो इसी मरुस्थल में प्रवाहित होती है। ध्यान सुनिएगा, इसी मरुस्थल में या इसी मैदान में क्या है? इसी मैदान में बेटा अंतःस्थलीय झील है। इसी मैदान में अंतःस्थलीय झील है।
झील है। जैसे कौन सा झील? तो जैसे आप बताएंगे कौन सी झील? शांभर। शांभर, डिडीवाना, शांभर, डिडीवाना। जैसे सांभर, डिडीवाना, ये कैसे हैं? जैसे सांभर, डिडवाना, पिछौला, सांभर, डिडवाना, पिछौला। ध्यान से समझिएगा बच्चे। और ये झीलें कैसे पाई जाएंगी? खारे पानी की, खारे पानी की, खारे पानी की। भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील है। देश का लगभग 60% नमक इसी झील से क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। देश का लगभग 60% नमक इसी झील से क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। ये है राजस्थान के मैदान का विवरण। राजस्थान के मैदान का क्या विवरण? पूरी बात आप लोगों ने जान लिया है। राजस्थान के मैदान का क्या विवरण। अगर कुछ नहीं समझ में आया है नीचे कमेंट करके बताइएगा, फिर बताया जाएगा आपको। तो मिलते हैं इसके बाद अगली बार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको अगर कुछ कमी रह गया हो क्लास में या सब्जेक्ट में कोई कमी रह गया हो, बहुत ही जल्द कुछ और नए सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे नए टीचरों द्वारा और आपकी डिमांड को पूरा किया जाएगा। अगर कुछ भी डिमांड है, अगर कुछ आप चाहते हैं, कुछ कमी है या कोई और सब्जेक्ट चाहते हैं, आपका एक ही डिमांड है कि क्लास रेगुलर नहीं हो पाता। क्लास रेगुलर ना होने पाने का कारण ये है कि आप लोग क्लास बहुत शेयर नहीं करते हो। और क्लास बहुत शेयर नहीं करते हो, क्या होता है, हमारी ऑफलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा हैं और जब क्लास आप बहुत शेयर नहीं करते हो तो डिमोटिवेट होता है आदमी और इससे क्या होता है, मोटिवेशन प्रेरणा घटती है। और जब मोटिवेशन प्रेरणा घटती है तो फिर आदमी समझ रहे हो निराश होता है और निराशा में काम ठीक से हो नहीं पाता। तो इसलिए क्लास को दबा के शेयर करें, भयंकर रूप से शेयर करो। अगर आप रेगुलर क्लास चाहते हो, पंजाब का मैदान हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमेशा की तरह मैं हमेशा कहता हूँ अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी बनाइए। जो छोटे हैं उनको प्यार दीजिए, बड़ों को आदर दीजिए, स्त्रियों को सम्मान दीजिए, ऐसा सम्मान दीजिए ताकि उन्हें डर ना लगे। शेर बन के मत रहिए, मानव बन के रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।